नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 5 साल के अंदर 2 करोड़ बनाना चाहते हैं और आने वाले 8 साल के अंदर 10 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ऑन द स्पॉट आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने उन भाइयों के लिए बनाया है जो फाइनेंस में जो बेसिक फाइनेंस टिप्स है उसे समझना चाहते हैं और जो डेट के ट्रैप में फंसे हुए हैं और उसमें से किस तरह से बाहर निकले। महीने की तारीख खत्म होते होते ही जिनका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है और एक्सपेंसेस पूरा नहीं हो पाता, तो ऐसे ट्रैप में से किस तरह से बाहर निकले, उसके लिए सबसे पहले फाइनेंस का बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ये वीडियो के अंदर आप पाएंगे 5 फाइनेंशियल बेसिक टिप्स जिससे आप 2025 के अंदर बूंद बूंद से समंदर बढ़ने की ओर बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बेसिक फाइनेंस टिप है बेसिक बजटिंग। जनरली क्या होता है, मिडिल क्लास के अंदर ये माइंडसेट होता है कि एक बार पैसे का फ्लो आना शुरू हो तो उसे वो मैनेज नहीं कर पाती और ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहूँ तो मेरा एमबीए खत्म करने के बाद मैं एक अच्छी सैलराइड जॉब पे लगा था। सडनली जब पैसों का लोड आना शुरू हुआ, जब पैसे ओवरलोड होने शुरू हो गए, तो तब सैलरी को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। मुश्किल से मैं अपने एमबीए की एजुकेशन लोड को कंप्लीट कर पा रहा था और थोड़े बहुत बेसिक कपड़े है, जूतों है, ये शौक खत्म करते करते मेरी मंथली सैलरी खत्म हो जाती थी। ना अच्छे पैकेज के बावजूद ना ही मैंने कोई सेविंग की थी, ना कोई गाड़ी, ना ना ही कोई एसेट मैंने बसाई हुई थी, ना ही कोई अच्छे वर्दी एक्सपेंसेस जैसे कि गाड़ी ले ली हो, अच्छी बाइक ले ली हो। फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ तो चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं। किसी चीज़ के अंदर मेरे अच्छे से मैंने अपने शौक भी पूरे नहीं किए, पता नहीं कहाँ पे पैसा उड़ जाता था, मीनवाइल बुरी आदत ना होने के बावजूद। तो दोस्तों, ये बजटिंग का बेसिक्स क्या है, इसे कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो भी आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, दोस्तों ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बजट का बेसिक है 50-30-20 रूल। आपकी जो मंथली सैलरी आती है उसके अंदर 50% है वो आपको अपनी नीड के लिए साइड में रखने हैं, 30% है वो आपकी वांट्स के लिए साइड में रखने हैं और 20% से उसके ऊपर आप अपना सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट है उसका बेस शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी में से 25,000 है वो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जो रोजमर्रा के खर्चे है, ग्रॉसरी है, ये सब के अंदर से आपको मैनेज करना है। बाकी का जो 30% है वो आप अपने शौक के लिए, सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, कपड़े है, शूज है, इन सब के लिए आप कवर अप कर सकते हैं और 20% है वो फ्यूचर इमरजेंसी फंड बनाना है और उसके बाद का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आप बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक के अंदर कौन सी चीजें हैं बजटिंग में, हो सकता है कि नई नई शुरुआत के तौर पे आप नीड्स को एंड वांट्स को आइडेंटिफाई ना कर पाए। जरा शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, हो सकता है जो वांट्स को उसको ही मैं बेसिक नीड समझ के उसके ऊपर भी खर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको ये एक टेबल शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर से आप रिफर कर सकते हैं रेफरेंस के लिए कि कौन सी वांट्स को, कौन सी नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अलोकेटेड बजट। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 50% नीड्स है, उसके अंदर एक्सपेंसेस जैसे कि हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्ट, बेसिक यूटिलिटीज, चाइल्ड केयर, ये सबको आप रख सकते हैं। वांट्स के अंदर आपका मंथली सब्सक्रिप्शन आ गया, नेटफ्लिक्स के अंदर, अमेज़न के अंदर बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं। ट्रैवल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, बाहर जाके खाना खाना हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो लेजरी होती है उसके अंदर आप रख सकते हैं। और सेविंग्स के अंदर सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इमरजेंसी फंड। एटलीस्ट आपकी सैलरी का 2 टू 3 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम अच्छी बात होगी अगर आप 6 महीने के लिए इसे सेविंग कर सकते हैं, तो ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए आपको रखना ही रखना है। एनीहाउ, अब टिप नंबर 2 पे आते हैं जो है सिबिल स्कोर को समझना। कई बार ये होता है कि सिबिल स्कोर को इग्नोर किया जाता है।
अगर आपके मंथली कोई भी ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपेंसेस है, उसे इग्नोर करने की वजह से सिबिल स्कोर बिगड़ना शुरू हो जाता है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने लोन के और ईएमआई के ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए या ट्रैप में फंसना ही नहीं है, उस वजह से एक भी लोन ली नहीं। तो ये ज़ीरो लोन की वजह से उनका सिबिल स्कोर -1 रहता है। -1 सिबिल स्कोर का मतलब है कि आज तक आपने किसी भी प्रकार का मार्केट में लोन का व्यवहार नहीं किया है। अब दोस्तों, जनरली इसे मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। अगर आपके पास से कोई आपका दोस्त ₹500 लेके जाता है, दिए हुए कमिटमेंट पे ऑन टाइम आपको ₹500 वापस दे देता है, तो जनरली आप समझेंगे कि इसका क्रेडिट अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि जब वो ₹500 माँगता है या ₹1000 माँगता है, ऑन द स्पॉट आप उसे ये पैसा दे देंगे। क्यों? क्योंकि अपनी शाख उसने बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन की है। दोस्तों, सेम फाइनेंस वर्ल्ड में यही रूल लागू होता है। अगर मान लीजिए आपने 50,000 की एसी की या और किसी चीज़ की मोबाइल की लोन ली है, ऑन टाइम रेगुलरली ईएमआई खत्म करने के बाद आपने वो लोन को फुलफिल किया है, नेक्स्ट टाइम आपकी एलिजिबिलिटी 50,000 से अप हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आप 2 लाख 3 लाख तक आप उसका फायदा उठा सकते हैं और रेगुलरली पेमेंट करने की वजह से आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है। आपको लैंड करने के लिए दूसरी बैंक है वो तैयार रहती है। ये चीज आपको होम लोन के अंदर खास काम आ जाती है। होम लोन के अंदर जब 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख की बड़ी अमाउंट के लिए आपकी क्रेडिट शार्क बनाना बहुत ज़रूरी है, तब ये चीज़, ये प्रैक्टिस आपको बहुत काम आती है। जनरली लोन के अंदर सिबिल स्कोर होता है, ये 730 से लेके 750 तक का हेल्दी माना जाता है। नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर अगर आपका 750 का सिबिल स्कोर है, तो आपकी शाख बहुत मजबूत मानी जाएगी। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ये रेगुलरली आप पैसा बाजार है, ट्रांस यूनियन स्कोर है, ये सब जगह से ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, रेगुलरली हर 15 दिन पे, महीने में चेक करेंगे तो आपका 2 से 3 पॉइंट का सिबिल स्कोर कम होना शुरू हो सकता है। तो प्रेफरेबल है और एडवाइजेबल है कि आप साल में एक बार अपने सिबिल स्कोर को चेक करें और इस तरह से लोन का लेन-देन का व्यवहार है वो अच्छे से मेंटेन करें। तो ये थी दोस्तों हमारी टिप नंबर 2। दोस्तों, टिप नंबर 3 है ईएमआई की अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, ईएमआई की अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपकी जो मंथली इनकम होती है, उसके अंदर से आप कितना ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। आरबीआई के रूल के हिसाब से आपकी मंथली इनकम के बाद आप उसमें मंथली इनकम के अंदर से 30 टू 40% का ईएमआई आप रख सकते हैं, सभी लोन मिला के। उसके बाद मिडिल क्लास को बाकी का पैसा है वो अपने हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस के अंदर मैनेज करने के लिए ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का 30% 15,000 या मैक्सिमम 40% मतलब 20,000 के अंदर आपके होम लोन, ऑटो लोन, सारी ईएमआई मैनेज हो जानी चाहिए और तो ही आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। आरबीआई की भी रूल है जिसके अंदर फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर उसे एफओआईआर कहते हैं, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। जनरली ये 30 टू 40% रखना चाहिए। कुछ फाइनेंशियल कंपनीज है जो इसे बढ़ा के 50% तक ले जाती है, लेकिन इसके अंदर आपका ईएमआई का बर्डन बढ़ जाता है और बाद में डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर कोई नई प्रकार की लोन ले रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप अपने ईएमआई कैपेसिटी को समझिए, उसके बाद ही लोन का बर्डन खाइए। दोस्तों, टिप नंबर 4 है इन्फ्लेशन को समझना। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या है? अगर मैं आपको बेसिक और लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, तो आज ₹100 की चीज़ है। इंडिया का इन्फ्लेशन का रेट मान लीजिए अभी 6 टू 7% चल रहा है। तो दोस्तों, ये 7% के इन्फ्लेशन की वजह से नेक्स्ट ईयर आपको वही ₹100 की चीज़ ₹107 में मिलेंगी। तो ये जो ₹7 का एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी रीजन, ये है इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, ये ईयर बाय ईयर बढ़ता रहता है। तो आपको अपना जो भी पैसा बचाया है, इन्वेस्ट किया है या सेविंग किया है, ये दोस्तों ये खास इन्फ्लेशन के मद्देनजर ही इसको आपको ऑक्यूपाई करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाना चाहिए। पड़े-पड़े पैसा है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। आज ₹100 की वैल्यू है, ये 7%
इन्फ्लेशन की वजह से ये कम हो जाएगी और 93 रुपीज़ ही रहने वाली है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन के ध्यान में रखने के बाद ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट या सेविंग आगे बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों टिप नंबर 5 है, ये इससे ही रिलेटेड है। जैसे कि हमने समझा कि इन्फ्लेशन है ये 6 to 7% ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर चलता रहता है। तो दोस्तों आपको अपना पैसा किसी ऐसी ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे उसका रिटर्न मिनिमम 7% से ज्यादा आए। एफडी के अंदर अभी 6% से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है। नो डाउट इसके अंदर सिक्योरिटी रहती है, आपका पैसा सेफ है, लेकिन सामने रिटर्न भी आपको ज्यादा नहीं मिलता है। अगर दोस्तों आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का कुछ फंड है वो कुछ ऐसी जगह पे लगाइए जहां पे आपको 6-7% से ज्यादा रिटर्न मिलता है। दोस्तों ये नेट पे से निकला हुआ इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन का जो चार्ट है, इसके अंदर आपको एक जगह पे ईयर्स दिखेंगे और दूसरी जगह के ऊपर आपको इन्फ्लेशन का रेट दिखेगा। ये जनरली बहुत वॉलेटाइल रहा। 1991 के अंदर अगर आप देखें तो 13.48% के आसपास, जब मनमोहन सिंह सर ने लिबरलाइजेशन के अंतर्गत सभी कंपनीज को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का रेट है कुछ घटा कुछ बढ़ गया। अगर आप उसके बाद 2025 की बात करें तो ये अभी 4.24 के आसपास चल रहा है, मतलब 5% के आसपास इन्फ्लेशन का रेट अभी इंडिया में चल रहा है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर आप देखना चाहे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी 2025 के अंदर मिनिमम उसका रिटर्न है 5 to 6% मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी चॉइस पे आप एफडी में जाइए या किसी और चीज़ में जाइए। जनरली अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखें तो अच्छा रिटर्न है ये गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, लैंड में, प्लॉट में, ये सब जगह पे मिलता है। म्यूचुअल फंड ज़्यादातर लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप बेसिक 500 रुपीज़ से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न 12 to 15% तक आपको मार्केट में मिल जाता है। जनरली कभी कभी इससे ज़्यादा भी मिल जाता है, कभी इससे कम होता है। ये म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सभी लोगों ने सुना हुआ है। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर से थोड़ा बहुत फंड इसके लिए अलोकेट रखें तो अच्छा हेफ्टी अमाउंट का रिटर्न आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो एक्सपेंसेस का चक्कर है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं, धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलना आप शुरू कर सकते हैं और एक हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।